कभी तो ऐसा कंडीशन बना लो कि बच्चे के साथ खुले आसमान के नीचे लेटो और बताओ कि आप ऊपर देखो और देखते रहो, कम से कम 10-20 मिनट तो देखो और बताओ कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन ग्रेजुएशन में, 12th में और 10th और 11th में लेने लग जाएं तो हम क्या उठा लाएंगे? वो 15 दिन बाद कॉमिक्स की तरह बोर हो जाएंगे कि अब हमें डोरेमोन नहीं देखना है, अब सिंचन देखना है। दो इलाज है, या तो हम पेन किलर खा लें और भूल जाएं कि दर्द क्या है, और अगर हम पेन किलर नहीं खाना चाहते तो फिर तो हमें सर जड़ों में जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया और दूसरे एंगल्स का रोल है जो शायद बच्चे को अचानक बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको 6 महीने में 1 साल में इतना बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं जिसकी अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं है और अगर वो टूट जाए तब वो बच्चा क्या करे। ये एक नया प्रेशर एंगल है बच्चे के पास। और ये बताओ ना कि ये दुनिया इसको रेड बोल रही है, पूरी दुनिया। लेकिन आज अगर ये बोल सकता तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये बोलता कि हाँ मैं रेड हूं? हो सकता है ये बोले कि नहीं भाई मैं तो ग्रीन हूं। ये सब अपना अपना कलर अलग बताते हैं। माता पिता या शिक्षक, इनमें से कोई भी कहीं बच्चे का मालिक बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये ऐसी सोसाइटी का निर्माण होगा नहीं होगा पता नहीं, प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास हमें सुधार तो करना ही पड़ेगा सर। ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा। इसका पहला चरण है जो आपने सवाल पूछा है। अब आती है बात कि वो इतना पीक पर थॉट प्रोसेस, इतना पीक पर नेगेटिव कैसे चले गए, इतना इनसिक्योरिटी क्यों आई? क्यों आ गई? मेरे हिसाब से ब्रेन के बैकग्राउंड में। नमस्ते, मैं स्वतंत्र सिंह और सर। नमस्ते, मैं अखिलेश दीक्षित। आज हम लोग एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और मुद्दे को या तो वो कहते हैं कारपेट के नीचे सरका दो या फिर सही में उसको काउंटर करो और हल निकालने की कोशिश करो। हमारी इस बातचीत का जो उद्देश्य है वो मुद्दे का हल निकालने की कोशिश है। जितने भी एंगल हैं इस मुद्दे से संबंधित कि आखिर हमारे बच्चों पर ऐसा क्या दबाव है या क्या स्थिति है जिससे बच्चे ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं और वो स्टेप सुसाइड तक जाकर कल्मिनेट हो रहा है इतने केसेस में। तो हम लोग लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और निश्चित सी बात है हमारा चिंतित होना और उसके किसी ना किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में बात करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और कल जब इस चीज़ पर चर्चा हो रही थी ऐसा कुछ करने की, तो मैंने एक बार सर को कहा कि एक बार बैठकर बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या हमें पॉइंट्स लेने हैं। तो सर ने कहा कि नहीं, अपनी अलग तुम तैयारी करो, क्या चीज़ हो सकती है, तुम अपना अलग सोचो और मैं अपना अलग सोचता हूँ। हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और उन पर कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, उनको लेकर बातचीत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है सर इस चीज़ को लेकर वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा तेज़ी से बड़ा बनने, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने या किसी भी अन्य कारण से माता पिता या शिक्षक, इनमें से कोई भी कहीं बच्चे का मालिक बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मेरे शब्द थोड़े सख्त हो सकते हैं लेकिन माता पिता भी और शिक्षक भी प्रकृति के हिसाब से देखें तो सभी लोग केवल साधन हैं, मालिक कोई नहीं है। कहीं इस चीज का दबाव तो नहीं है बच्चे पर? सर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जो भी एक्सट्रीम स्टेप हुए हैं इनमें से अभी हमारा कोई भी बच्चा नहीं। बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली, कहीं कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हाँ, इसलिए हमारा आज तक कोई भी एक सिंगल केस भी हमारा नहीं है। लेकिन उससे भी क्या, हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, बिल्कुल बच्चे तो सब अपने ही हैं सर कहीं। और सर ये बच्चे मिक्स है, हाँ, सारे बच्चे एक साथ ही रहते हैं, बिल्कुल। तो इकोसिस्टम का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है और हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। अब आते हैं आपके सवाल पे। सर, सवाल बहुत गंभीर है और शब्द अगर एज इट इज हम लोग नहीं बोलेंगे तो हम सही निष्कर्ष तक भी नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सर।
अगर हम बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करेंगे सर, पहली बात तो कोई भाषा, कोई शब्द आज तक ऐसा बना नहीं कि हम हमारे हूबहू वही भाव आप तक प्रेषित कर सके। इन द मीन टाइम अगर हम जानबूझकर शब्दों में हेरफेर करेंगे तब तो हम मुद्दे की गंभीरता को ही ठीक तरह से नहीं उठाएंगे और निष्कर्ष तो बहुत बात की बिल्कुल, और बच्चे तक भी वो मैसेज नहीं जाएगा, बहुत क्लैरिटी से नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जो यथास्थिति है उसको एज इट इज रखेंगे तभी उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ये इस बात में सर बहुत दम है कि बच्चे भी ना इस पूरी व्यवस्था में बच्चे भी एक प्रोडक्ट की तरह डेवलप हो रहे हैं। एग्जैक्टली। बच्चों को जितना समय, जितना डेडिकेशन, जितना समर्पण मिलना चाहिए, बिल्कुल, पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, हर एंगल से, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सर अगर आप लार्जर आइडेंटिटीज पर बात करें तो एज ए लाइफ हमारा पर्पस है क्या, ये जानना पहली जरूरत है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम आखिर यहां आए क्यों हैं, तो फिर हम हमारे बच्चों को भी इसके बारे में बात करेंगे और उससे डिस्कशन होगा और कंक्लूजन निकलेगा। कहीं ना कहीं वो वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज आएंगी। सर है क्या कि बच्चों तक वो जा ही नहीं रहा है कि पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है लाइफ का, और बच्चे भागा दौड़ी में बड़े हो रहे हैं। और हम सोचते क्या है कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे को डाल दें, अच्छी ड्रेसेस खरीद दें, जो फोन वो मांगे वो दिला दें, यही नर्चरिंग है। तो सर एक्चुअली ये नर्चरिंग नहीं है। मैं थोड़ा सा लंबा कर लूं जवाब? श्योर सर, बिल्कुल सर। एक कोई नहीं, अपने पास है, मतलब अब गंभीरता से ही चर्चा करना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल सर, एक्चुअली एक अमेरिकन फिलोसोफर है एरिक फ्रॉम, वो कहते हैं कि दो मोड होते हैं लाइफ के। एक मोड है मोड ऑफ बीइंग और एक है मोड ऑफ हैविंग। आज की डेट में आप बहुत साधारण एग्जांपल से मैं अपनी बात रखता हूं। कोई पार्टी हो, हम अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये साहब डॉक्टर हैं, ये साहब इंजीनियर हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये कलेक्टर हैं, ये एसपी हैं। क्या आज तक हमने किसी भी पार्टी में हमने किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया कि ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ये बहुत लेबोरियस बंदा है? सर हम इंट्रोड्यूस ही मोड ऑफ हैविंग से करा रहे हैं। मतलब वो जो प्रोडक्ट वाली बात है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से इंट्रोड्यूस हो रही है और उसका प्रेशर आ रहा है। और सर क्लास में भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक बच्चा है जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, एक बच्चा है जो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, एक बच्चा है जो बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है, एक बच्चा है जो इसने कभी कोई क्लास मिस नहीं की, एक बच्चा है जिसने कभी लेट नहीं हुआ, एक बच्चा, ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जहां पर अच्छा वो रियल हीरोज हैं आगे के। एग्जैक्टली। तो क्या हम उनकी एक्चुअल वर्च्यू को पहचान के उसको हम बिगिनिंग से ही अप्रिशिएट अगर करना शुरू कर दें, ये तो हम दूर दूर तक भी बच्चे को नहीं बता पा रहे कि उसकी कोई वैल्यू भी है, तो मोड ऑफ बीइंग डेवलप होगा। और अगर मोड ऑफ बीइंग डेवलप होगा तो फिर ये बच्चा ना वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और ये जो आपाधापी में बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वो उससे हम निकाल पाएंगे और ये मालिक वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा, क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे ये डेवलप होगा मोड ऑफ बीइंग कि मैं ये अगर बहुत मेहनत करूंगा तो भी रिकॉग्निशन है, अगर मैं कभी कोई क्लास नहीं छोड़ता तो भी मेरा बड़ा रिकॉग्निशन है। बिल्कुल। और अगर हम ये मोड ऑफ बीइंग डेवलप नहीं करेंगे ना सर क्लासेस में, तो बच्चा नैरो आइडेंटिटीज में फंसेगा ही फंसेगा। और बहुत बुरे से फंसा हुआ है सर, बहुत बुरे से फंसा हुआ है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, ये कलेक्टिव फेलियर है सोसाइटी का कि एक बच्चा नीट को या जेई को या XYZ किसी भी टारगेट को अपनी लाइफ से बड़ा कैसे समझ सकता है। हमने बच्चे के दिमाग में इतनी नैरो आइडेंटिटी को लेकर इतना अटैचमेंट बच्चे का कैसे हो गया? हमने उसको लार्जर आइडेंटिटी नहीं दी ना सर। और जब हमने उसको लार्जर आइडेंटिटी दी नहीं है, तो फिर जिस छोटी सी आइडेंटिटी को हमने ग्लैमराइज किया, ओवर ग्लैमराइज किया, ओवर रेटिंग की,
उसी को वो पकड़ लेता है और उसको जीवन मौत से भी बड़ा बना लेता है। बराबर। जो अगला पॉइंट मैं सर कनेक्ट करना चाह रहा हूं वो इसी से कनेक्ट होता है, रिलेट करता है। सर छोड़ो नीट, जेई या कोई भी एग्जाम, या इवन मैं कहूं बच्चे की कोई आर्टिस्टिक परफेक्शन भी नहीं है, बच्चा सिंगर भी नहीं है, आर्टिस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक सामान्य बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, लेकिन पूरे एजुकेशनल सिस्टम को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी की भी तो नीड है कि लोग एवरेज और बिलो एवरेज भी तो होंगे। स्वीकार्यता की कमी है, वो स्वीकार्यता लानी होगी, वरना तो ये दबाव कैसे हटेगा? सर एक्चुअली क्या है कि हम कोई भी प्रोसेस में आगे बढ़ें, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खुद ये समझें कि सक्सेस होती क्या है, हम किसे सक्सेस मानेंगे। एग्जैक्टली। और जब हम हमारी सक्सेस की डेफिनेशन जब खुद ही इतनी ब्लर है, उसकी बाउंड्रीज खुद ही फिक्स नहीं है, तो वो बच्चा जो हमारे घर में बड़ा हो रहा है उसके लिए सक्सेस के मायने भी तो वो अपने हिसाब से डेवलप कर लेगा। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा मुद्दा है कि एक बार हम बच्चे को ये समझा दें कि सक्सेस ये नहीं है, सक्सेस ये भी नहीं है, सक्सेस ये भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से सक्सेस के जितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं बच्चे से अगर डिस्कशन होगा डिटेल में, अब अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो पीयर ग्रुप में डिस्कशन हो, और पीयर ग्रुप में तब होगा जब सोसाइटी में, जब सोसाइटी करेगी। अगर सभी लोग बचते रहेंगे तो बच्चे को कहां से सपोर्ट मिलेगा? तो जब तक हम अच्छा, और अगर ये काम सर हम करने में फेल हो जाते हैं, मैं सर आपके क्वेश्चन को और ज्यादा इंटेंस करके ले रहा हूं सर, जो आप कह रहे हो ना कि एवरेज और बिलो एवरेज, सर इस दुनिया में क्या इस बात की गारंटी है कि सारे लोग मिलियनर और बिलियनर होके मरेंगे? इमेज तो लेकिन दुनिया ने कुछ ऐसी बना दी है। तो सर लाइफ में हाँ, इमेज तो कुछ ऐसी बना रखी है दुनिया अपनी सोसाइटी में, इस पूरी धरती पर, इनफैक्ट सर क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि जिसका भी जीवन समाप्त होने जा रहा है 70, 80, 90 साल कंप्लीट करके, वो भले ही सर फाइनेंशियली साउंड नहीं हो पाया, हमें उसको भी सेटिस्फैक्शन का फील देना चाहिए। बिल्कुल। पुराने सामाजिक ताने बाने में यदि किसी ने कोई जॉब से रिटायर होकर आ गया, वो भी एक बड़ा सेलिब्रेशन होता था। किसी ने 80-90 साल की उम्र भी पूरी कर ली, वो भी एक बहुत बड़ा सामाजिक सेटिस्फैक्शन रहा है। सर क्या वो लगभग खत्म होता दिख रहा है। क्या हमें तभी इंटेलेक्चुअल माना जाएगा जब हमारे आसपास जो सोसाइटी है जिसमें 80 से 90% लोग एवरेज और बिलो एवरेज लाइफ जी रहे, क्या उनको इस नोट के साथ लाइफ कंप्लीट करनी चाहिए कि मैं फेल हो गया मेरे जीवन में? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें सक्सेस के जो पैरामीटर है, जो स्टैंडर्ड है, सर इतने समावेशी और इतने विहंगम बनाने पड़ेंगे कि सर हर व्यक्ति जब अपना जीवन कंप्लीट करे तो उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमने हमारी लाइफ सफलता के साथ जी है और हमें अपने जीवन पर गर्व है। और ये ऐसी सोसाइटी का निर्माण होगा नहीं होगा पता नहीं, प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास हमें सुधार तो करना ही पड़ेगा सर। ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा। इसका पहला चरण है जो हाँ, आपने सवाल पूछा है कि हम हमारे हर बच्चे को केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं, सर फिर मैं सर एक्चुअली समस्या क्या है कि मैं किसी भी बात को ना बहुत छोटे में कंप्लीट नहीं करता। नहीं सर, आप तो बिल्कुल जो पूरा एंगल है आप पूरा बताओ सर। मेरी बात खिंच जाती है एक्चुअली। पूरा बताओ सर। सर बच्चे को हमें बिगिनिंग से ही ये बात डालनी पड़ेगी बच्चे के दिमाग में कि ये फंडामेंटल्स हैं, इन फंडामेंटल्स पे अपने को स्टक रहना है। बेसिक ट्रैक हमें मेहनत करनी है, हमें ईमानदारी करनी है, हमें लेट नहीं होना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। ये छोटे 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 जाने कितनी चीजें हैं, हमें इनकी तरफ बच्चे को मोड़ना है। और अगर हम इधर की तरफ ले गए ना, बच्चों को अगर मोड़ ले गए, तो ये एक्चुअली क्या है ना, ब्रेन भी
टूल ही तो है। हाँ, साधन ही है, सॉफ्टवेयर ही चल रहा है, जो जो फीड कर दिया उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता जाएगा। सर अगर ब्रेन टूल है, फीडिंग में ही लैक्यूना है तो कहीं ना कहीं फिर वो ग्लिच आ जाता है। सर अगर ब्रेन टूल है, हाँ, तो नीट और जेई डेस्टिनेशन कैसे हो गए? बिल्कुल भी नहीं है, ये भी तो रास्ता है, ये भी रास्ता ही है, ये तो मंजिल है। ये मंजिल तो नहीं हो सकता, ये रास्ते का हाँ एक पार्ट है, एक पार्ट है, पार्ट है। लाइफ का एक पार्ट है। सर मेरे हिसाब से समस्या आपने भी फील किया होगा, और ये हर साल फील करते हैं हम लोग। बिल्कुल, इतने सारे बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन होता है तो उसमें से ये सारी चीजें आती हैं सर। 11th की बायो की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जब शुरू होता है, बिल्कुल, तो लिविंग वर्ड में पहला चैप्टर, तो उसमें बोला गया है कि 2 मेन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि लाइफ क्या है, और एक क्वेश्चन है कि लाइफ क्यों है। क्यों है? तो फिर ऑथर ये बोलता है कि सिंस वी आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, इट इज बेटर टू मूव, कि ये समझते हैं कि लाइफ क्या है, इतना इसका आंसर करते हैं। और सर ये पूरी दुनिया जानती है कि लॉजिकल होने के नाते साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईक्यू और आईक्यू दोनों के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। हमारे समझदार बनने के लिए साइंस बहुत जरूरी है। सर लेकिन क्या साइंस कंप्लीट है? अभी भी जो जैसे आपने नाम लिया, और सर EQ वाले फैक्टर पे तो बहुत अभी बहुत वीक दिख रही है सर, इमोशनल क्वोशेंट में तो बहुत कमजोरी है। और अगर कंप्लीट है तो फिर जो जीवन का बड़ा सवाल है कि लाइफ क्यों है, उसको छोड़ा क्यों साइंस ने? हाँ, उसने तो पहले साइड कर दिया ना उसको कि हम बोले इस पर इसका तो जवाब बात ही नहीं करेंगे। बोलता ये तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। और अच्छा चलो ठीक है सर, अगर वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है तो फिर हर सब्जेक्ट के एंड में हम पीएचडी क्यों कराते हैं? और फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं। लास्ट में तो हमें हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में हर एंगल पर कहीं से भी आप शुरुआत करो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनानी। तो फिर हम बच्चे को बिगनिंग से 1 या 2 या 3 क्लास लगा ले। मेरे हिसाब से अगर 3 क्लास भी लगे, 2-3 क्लास भी लगे, और टीचर इस पे बढ़िया सा बोले बिंदास कि लाइफ क्यों है, मेरे हिसाब से सर डे 1 से ही सिग्निफिकेंस सेट हो जाए। हाँ, अरे सर टोन सेट हो जाएगा क्लास का। और जो ये नैरो आइडेंटिटीज में बच्चे फंस जाते हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं फंसेंगे, कम फंसेंगे, और फिर हम हमारी क्लास के हर बच्चे में हीरो ढूंढेंगे। और सर यही जो सवाल है ना आपका कि एवरेज और बिलो एवरेज, सर यही बच्चे तो हैं पूरी दुनिया में। ये जो कैटेगराइजेशन है ना, जो द्वैत भाव है, यही तो समस्याओं की जड़ है। एक रिजल्ट आया, 2 चैप्टर 3 चैप्टर होते हैं बिगिनिंग में, उसकी बेसिस पे पहला टेस्ट हुआ, पहला रिजल्ट आया, और बैच शुरू होने के 1-1.5 महीने बाद ही बच्चों को हमने कैटेगराइज कर दिया। और जिस दिन बच्चा कोर्स की शुरुआत करता है, सारे बच्चे एक लेवल पे हैं, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ही पहला कैटेगराइजेशन आ जाता है, पहला स्ट्रेटिफिकेशन आ जाता है, और फिर ना सिर्फ टीचर, सर पूरा इन्वायरमेंट द्वैत भाव में आ जाता है। और केवल एक फैक्टर, मार्क्स की बेसिस पर सारे रेस्पॉन्स बदलते हैं, बिहेवियर बदलते हैं, और फिर बच्चा भी क्यों नहीं बदलेगा फिर? और वो खुद भी फिर खुद को एवरेज और बिलो एवरेज मान लेता है। सर बच्चे के चेहरे की रौनक बदल जाती है, और जब बच्चा बैच में स्टार्टिंग में आता है उसमें, और 6 महीने बाद के बच्चे में डिफरेंस दिखता है। इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स ने मिल मिल के उसके चेहरे की रौनक को उड़ाया है, उसको चेंज किया है, तो बदलाव तो हुआ है ना उसमें। लेकिन हम एक तरफ अब वो एजुकेशन का पार्ट होगा सर। मैं इसके और एक लेवल डीप में जाऊंगा, मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस गया है जब मैं कल से इस बात को सोच रहा हूँ, मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कल से मैंने इस पर जो कुछ पढ़ा, जो हम लोगों की पहले एक ट्रेनिंग भी इस चीज़ को लेकर हुई, उसके कुछ नोट्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने वो पढ़े। मैं इन सब चीज़ों को पढ़ने में खुद इतना अपने आप में इतना भारी महसूस कर रहा था कि यार ये मतलब कितना हैवी है, और जिन परिवारों के साथ, जिन पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, मतलब उनके लिए इसको झेलना
कितना हैवी रहा होगा। मैं तो अभी ये कुछ चीजें केवल पढ़ रहा हूं सर। कैटेगरी चाहे जो भी हो, चाहे दुनिया का कोई बहुत सफल व्यक्ति हो, कम सफल व्यक्ति हो, या मैंने कहा कोई बिलो एवरेज व्यक्ति हो, इन तीनों में ही सही है, सारी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भी एक बहुत बड़ी डिमांड है, या मैं कहूं बेसिक डिमांड है, दैट इज पीपल मस्ट बी लव्ड। अगर बच्चा छोड़ो, दुनिया का बहुत सफल व्यक्ति भी कहीं किसी स्टेज पे ये महसूस कर जाएगा, नोबडी लव्स मी, देन इट्स डिजास्टर। तो चाहे पेरेंट्स या टीचर्स या पूरी सोसाइटी उस बच्चे को चाहे लाख केयर करती हो, उसके भविष्य का कितना भी भला चाहती हो, अगर वो उसको ये नहीं समझा पाए कि वो उसको प्यार करते हैं, तो फिर उस भला चाहने का भी क्या ही मतलब है। तो उनको ये समझाने का क्या रास्ता है कि उस बच्चे को प्यार किया जाता है। सर, गौतम बुद्ध जब वैशाली जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बोला था कि ये जीवन बहुत सुंदर है। सर, है क्या ना कि इस भागम भाग में हम लोग ना एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रोज रेड है सर, पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग है ये रोज रेड है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन आप सही मायने में सोचो सर, क्या ये स्टेटमेंट परफेक्ट है? ये रोज रेड है सर। आज अगर ये रोड जिंदा होता ना, तो ये उठ के बोलता है यार मैं रेड नहीं हूं, और तुम कौन होते हो ये डिसीजन लेने वाले कि मेरा कलर रेड है? परफेक्शन वाला क्वेश्चन कि परफेक्शन किसको सीख कर रहे हैं लोग, सर, मतलब एक जगह अटक गए लोग। हम कैटेगराइज किए चले जा रहे हैं। हाँ। और जिन स्टैंडर्ड्स की बेसिस पर कैटेगराइज किए चले जा रहे हैं सर, उन स्टैंडर्ड्स को ऑथेंटिकेट भी कौन करेगा सर? किसी को तो कुछ नहीं मालूम। हम किसी बच्चे को, किसी भी XYZ बच्चे को ये कैसे बोल सकते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, या तुम ये जानते नहीं, तुम्हें अगर फिजिक्स समझ में नहीं आती तो तुम बेकार आदमी हो? ये सब सर, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया इसको रेड बोलेगी, एक्सेप्ट दिस रोज। क्योंकि ये बोल नहीं पाता तो हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर दिया कि तुम्हारा कलर रेड है। तो सर सर, हम लोग छोटे थे ना, मुझे याद है सर, पूरा बचपन क्लास 10 तक मैं छत पे पापा के साथ सोता था, खुले आसमान के नीचे। और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना टीवी। तो हॉस्टल में भी किए हैं काम, तो लाइट भी चली गई तो हॉस्टल की भी छत पे जाके सो गया। लाइट गांव में आती नहीं थी। अंधेरा, खुला आसमान, ऊपर मतलब बहुत सारे तारों की तो लोकेशन याद हो गई थी। हाँ, है ना? बिल्कुल है, वो बैठ के लेट के रोज देखने के ये तारे यहाँ पर, है ना सर? और इतना अटैचमेंट नेचर से, इतना ज्यादा अटैचमेंट पेड़ पौधों से, इतना ज्यादा सर अटैचमेंट फ्लावर से, गार्डन से, नेचर से। आजकल बच्चे के पास वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया है और कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन हो गया सोसाइटी का कि आप सर बताओ, आई थिंक कोई बच्चे तो 12th में आ गए होंगे और एक दिन भी खुला आसमान के नीचे नहीं सोए होंगे। हाँ, एक दिन भी वो गार्डन में, बहुत होंगे सर, ऐसे बहुत होंगे आज की डेट में। तो सर खुला आसमान के नीचे सोए नहीं। तो इस प्रकृति में जितनी विहंगमता है ना, जो सच में जो अनंत भाव है, सारी जो मिसहैपनिंग है वो विकल्पहीनता के भाव से ही तो निकलती। ब्रेन जब ऑप्शन लेस होता है तभी उसमें इतना इंटेंस हो जाती है इनसिक्योरिटी। ब्रेन अगर सिक्योर हो तो इस तरह के स्टेप्स कभी नहीं होंगे। ब्रेन के पास हर समय अगर मल्टीपल ऑप्शंस हो तो ऐसे स्टेप कभी नहीं होंगे। और मल्टीपल ऑप्शंस के लिए सर जो हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम है वो उसी तरह का होना चाहिए कि ये बहुत विहंगम है नेचर। यहां छोटी छोटी नैरो आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है। जब वो देखेगा ना रोज कि यार इतने तो प्लेनेट हैं, इतने स्टार्स चमक रहे हैं, नेचर कितना बड़ा है, तो मेरे हिसाब से वो नींव पड़ेगी
कि ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर पाए तो हम बेकार हैं, ये काम नहीं कर पाए तो हम बेकार हैं। अभी ये पॉइंट मेरे क्वेश्चन पे आ रहा है। एक मेरा पॉइंट और है सर, जब वो पूरे फलक को देखेगा तब उसको पता लगेगा कि यार विकल्प इतने हैं, और तब हौले से उसको एक दिन ये भी समझ आएगा कि नीट, जेई, यूपीएससी, एमबीए ये एक्चुअल टारगेट नहीं है। एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा टारगेट तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इंसान के रूप में पैदा होके। सर सबसे बड़ा माइलस्टोन तो हम टच कर चुके एज ए ह्यूमन बीइंग। नहीं तो ऊपर वाला हमें भी तो गधा, कुत्ता, सुअर और लोमड़ी बना सकता था। एग्जैक्ट। तो सर ये नीट, जेई, एमबीए और यूपीएससी क्या इंसान होने से बड़ा टारगेट है? इस सर फिर एक छोटी सी वो आ जाएगी फिलोसफी की बात। एक मैडम है डाना जौहर, वो भी अमेरिकन फिलोसोफर है। तो वो कहती हैं, आई थिंक इंडियन फिलोसफी से इंप्रेस होंगी, क्योंकि ऐसी बातें तो इंडियन फिलोसफी में ही है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी तो आईक्यू और ईक्यू से आगे नहीं जा पाई है। इंडिया में मतलब 3000-7000 साल पहले से स्पिरिचुअल कोसेंट पे बात होती है। तो वो जो डाना जौहर मैडम है, उन्होंने एक बुक लिखी सर, स्पिरिचुअल कोसेंट। वो बेस मेंटेन रहता तो ये सब चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं था ऐसी। तो वो मैडम कहती हैं सर स्पिरिचुअल कोसेंट में कि व्यक्ति में आईक्यू और ईक्यू किसी हद तक डेवलप हो जाए, लेकिन लाइफ को कंप्लीट करने के लिए स्पिरिचुअल कोसेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हमारे यहां तो हवा में है स्पिरिचुअल कोसेंट भारत में। तो अगर बच्चे को ये थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन ये डोज अगर उसको मिलता रहे कि ह्यूमन होना, भाई बायोडायवर्सिटी चैप्टर वो पढ़ रहा है, उसको पता है इतनी सारी स्पीसीज है, तो वो किसी भी स्पीसीज का मेंबर हो सकता था, ह्यूमन क्यों हुआ? और अगर अपने आप में ही बहुत बड़ी वर्थ है, बड़ी वर्थ है। और इवोल्यूशन वो पढ़ रहा है, उसको पता है कि इवोल्यूशन में पीक की स्पीसीज पर हम बैठे हुए हैं। तो इन चीजों पर अगर डिस्कशन हो, और ऑब्वियसली टीचर कर ही रहे सर, तभी तो मेजॉरिटी सेफ है भाई। बात सारी मतलब केवल हाँ है, तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, बहुत सारा पॉजिटिव वर्क है। सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन है, जो लाइफ का इवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, वो तो हम अचीव कर ही चुके। वो तो हर बच्चा अचीव कर चुका जो इंसान की जाति में पैदा हुआ है। वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट तो वो कर चुका सर। अब आगे के अचीवमेंट तो छोटे छोटे हैं सर। लेकिन मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आऊंगा सर। जी सर। मेरा पॉइंट जो था वो ये था, मतलब मैं सभी लोगों को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको इस पॉइंट में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। जो भी केस ऐसे हुए, अगर कोई भी बच्चा या इवन कोई भी व्यक्ति ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाता है, सुसाइड जैसा स्टेप लेता है, जीवन त्यागना छोटी चीज नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का है कि इसका मतलब वो सारे पॉजिटिव रिगार्ड प्राप्त करने की कहीं एक छोटी सी भी होप जो है वो खो चुका है। सोसाइटी को, पेरेंट्स को, या हम तो स्टूडेंट के चारों तरफ दो बड़े हिस्से हैं, पेरेंट्स का और टीचर्स का। इनको वो क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि बच्चा ये जरूर फील करे कि उसका पॉजिटिव रिगार्ड है? क्योंकि अगर बच्चे को पॉजिटिव रिगार्ड मेंटेन रहेगा तो कहानी यहां कभी नहीं पहुंचेगी। जब वो सारे पॉजिटिव रिगार्ड के एंगल खो देता है तब शायद वो ऐसी जगह पहुंचता है। लॉस ऑफ ऑल पॉजिटिव रिगार्ड लीड्स टू दैट एक्सट्रीम स्टेप। सर इसके लिए ना अपन रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी व्यक्ति, केवल बच्चे नहीं, कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं वो क्षणिक होते हैं। बिल्कुल, जो वो भावावेश में लेते हैं। मतलब ट्रेनिंग थी उसमें भी ये पॉइंट्स आए थे कि वो बहुत छोटे मोमेंट होते हैं, बहुत छोटे मोमेंट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंपल्सिव हो जाते हैं। सर उस पल को अगर हम टाल दें तो चीजें बदल सकती हैं। अब आती है बात कि वो इतना पीक पर थॉट प्रोसेस, इतना पीक पर नेगेटिव कैसे चले गए, इतना इनसिक्योरिटी क्यों आई? क्यों आ गई? मेरे हिसाब से ब्रेन के बैकग्राउंड में, जिसे हम मन बोलते हैं,
जिसमें हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग तरह की चीजें आती हैं। वो हमारा और आपका अलग अलग है, हर व्यक्ति का अलग अलग है। वो एक्चुअली सबकॉन्शियस ब्रेन ही तो है, और सबकॉन्शियस ब्रेन में वही चीजें स्टोर हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने स्टोर करके रखी हैं। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन गई वो स्टोर हुई है। और प्लस हमारी जेनेटिक्स है। तो एक हमारी जेनेटिक्स से मिले हुए इनपुट्स, प्लस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने जो भी एक्सपीरियंस किया, वो सारा डेटा स्टोर है सबकॉन्शियस माइंड में। वही बड़ी चीज है सर। वहीं से ये थॉट्स उठते रहते हैं लहरों की तरह, वहीं से ये लहरें उठती हैं सर, एक दिन में नहीं। और ये एक दिन में बना नहीं है सबकॉन्शियस ब्रेन सर। ये बिगिनिंग से, जब से बच्चा स्टोर करना सीखा है, और कहते तो ये हैं कि वो जब डेवलप हो रहा होता है, जब एम्ब्रियोलॉजी चल रही होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, वहीं से लर्निंग शुरू कर देता है ब्रेन डेवलप होने के साथ साथ। तो सर वहां से चीजें शुरू हो गई हैं सबकॉन्शियस ब्रेन में जाना। तो सर देखो, दो इलाज है, या तो हम पेन किलर खा लें और भूल जाएं कि दर्द क्या है, और अगर हम पेन किलर नहीं खाना चाहते तो फिर तो हमें सर जड़ों में जाना पड़ेगा। साइंस इनकम्प्लीट जरूर है, लेकिन ये तो सिखा रही है कि हमें जड़ों में जाना पड़ेगा। अगर हमें समस्या को जड़ों से हटाना है तो फिर सर साइकोलॉजी नहीं, फिलॉसफी चाहिए होगी। और आप भी जानते हो सर, आज की डेट में ऐसे इश्यूज की सारी डीलिंग साइकोलॉजी के थ्रू की जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही वो एक ही एंगल एक्सप्लोर हो रहा है केवल। अच्छा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक स्पिरिचुअल एंगल की भी बात की थी। कुछ फैमिलीज हैं शायद जिनमें एक्सप्लोर होता है, अदरवाइज तो लोग डॉक्टर के भरोसे ही ज्यादा है सर। लेकिन अगर देखो जड़ों से इलाज करना है तो फिर हमें फिलॉसफी को पकड़ना पड़ेगा। और मैं सर एग्जांपल से आपको समझाता हूं। साइकोलॉजी इज लाइक पेन किलर। साइकोलॉजी केवल ये देखती है कि ये कैरेक्टर एबनॉर्मल है, ये 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 नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। केवल दो क्राइटेरिया, नॉर्मल और एबनॉर्मल। राइट सर। फिलॉसफी, अगर फिलॉसफी के एंगल से आप देखो, देयर कैन बी मल्टीपल नॉर्मल्स। साइकोलॉजी ने आपको बता दिया कि आपकी ये लक्षण, ये इतने सारे जो लक्षण हैं वो नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल है, और आपको फील करवा दिया कि ये वाले कैरेक्टर्स, ये वाले लक्षण, ये ट्रेट्स आपके एबनॉर्मल है। और ये पेन किलर वाला ट्रीटमेंट है सर। सारे लिखे हुए अगर पढ़ लिए तो हर दूसरा व्यक्ति खुद को बीमार डिक्लेयर कर देगा सर। इसका समूल नाश अगर करना है तो फिलॉसफी ही कर सकती है। वो उसके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, मल्टीपल नॉर्मल्स हैं। आप फिर वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल होगा। जिस बच्चे में सतो गुण ज्यादा है, क्या आप उसको आर्मी, एनडीए इस वाला ऑप्शन में उसको ज्यादा सफल देख पाओगे? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वहां भी स्पिरिचुअल हो जाएगा, उसके लिए तो शायद मुश्किल हो जाएगा। और जिसमें रजोगुण ज्यादा है, उसको आप डॉक्टर बनाओगे, वो सफल होगा? तो सर है क्या, मारधार करेगा वो। फिलॉसफी मल्टीपल नॉर्मल्स में बिलीव करता है। अब भारत के एजुकेशन सिस्टम की और हमारा जो तना बना है ना, जिसको हम एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं सर, उस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि हम बच्चे की काबिलियत को कैटेगराइज करें और उसमें ये ढूंढ के निकालें। कम से कम ये प्रोसेस शुरू हो कुछ तो हो कि ये बच्चा इस तरह की नॉर्मेलिटी में है, तो घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे। ये जो एंगल है सर हमारा फिलॉसफी को रिगार्ड देने वाला, ये नो डाउट बहुत यूजफुल है, लेकिन सर इसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म में है, जबकि हमारी जो नीड है वो एकदम इमीडिएट भी है। तो इमीडिएट में जो मेरा अगला पॉइंट है वो है होप को लेकर।
और वो पिछले पॉइंट से रिलेट करता है पॉजिटिव रिगार्ड वाले से। मतलब अगर दो रास्ते कोई तैयार किए जाएं, एक बच्चे को ये महसूस कराना कि उसका पॉजिटिव रिगार्ड है, दूसरा उसके पास होप का कोई ना कोई रास्ता तैयार किया जाए। ये दोनों का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, दैट स्टूडेंट्स or everybody else around must feel that they are unconditionally loved by at least one or two people in the world and there is a hope of a better future। ये दो चीजें चाहिए, बच्चे तक ये पहुंच जाए तो शायद उसको बेटर फील हो। सर देखो, बच्चा घर से 10 साल या 12 साल क्या सीख के आया है, कौन सी कंडीशंस में रह के आया है, कैसी उसकी नर्चरिंग हुई है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, है ना। लेकिन वो मेजर फैक्टर है, मैं ये बताना चाहता हूं, बच्चा 6 घंटा क्लासेस में है, 18 घंटे क्लास से बाहर है, वो 18 घंटे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताना चाहता हूं। बिल्कुल आएंगे हम उन एंगल्स पर आएंगे। और रही बात उन 6 घंटे की, वो मेरे डिस्कशन के थोड़े आगे के पार्ट में लिया। और रही बात उन 6 घंटों के जो हमारे नियंत्रण में है, या उस ड्यूरेशन की जब से बच्चा हमारे हाथ में आया, तो सर मैं फिर वही कहूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि एक भी इस तरह की मिसहैपनिंग ना हो, जो कि हम चाहते हैं, और ये कौन टीचर इस दुनिया का कौन सा संस्थान चाहेगा कि उसके ऊपर दाग लगे? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई टीचर नहीं चाहता, कोई टीचर, कोई संस्थान ये नहीं चाहता है। नेगेटिव कोई करता नहीं है। मैंने भी कहा कि कोई नेगेटिव पेरेंट्स संस्थान कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन आखिर कहीं से बच्चे तक कोई नेगेटिव मैसेज गया है। लेकिन अगर इन चीजों से बचना है तो सर ये एक दिन का काम नहीं है। जिस दिन बच्चा हमारे क्लासेस में एंट्री करता है, उस दिन से लेकर जब तक बच्चा सुरक्षित घर नहीं चला जाता, मैं सर एंड टू एंड जर्नी की बात कर रहा हूं, एंड टू एंड जर्नी की बात कर रहा हूं, और हर एक क्लास की बात कर रहा हूं। सर हमें क्लासरूम्स का कल्चर बदलना होगा, और जहां ये क्लासरूम का कल्चर बदला है, जिन क्लासेस में भी, जहां कहीं भी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कल्चर बदला है, वहां नहीं होगा। आप पिछले 3 महीने से बहुत बढ़िया कल्चर में बच्चे को ढाल के ला रहे हो, जहां पर बच्चा खुश है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे काम हो रहा है डे 1 से, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स में बात होती है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक एंगल है, एक एंगल है। हम ये सारे एस्पेक्ट बच्चे को बता रहे हैं डे 1 से, क्लास 1 से सर, और अचानक से लास्ट मोमेंट पर कोई एक टीचर आएगा जो एक चीप मोटिवेशन बोलेंगे उसको, कि वो नीट को या जेई को या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को इतनी हाइप और इतनी हाइट दे देगा कि हमारा 6 महीने का सब किया धरा बेकार हो जाता है। तो सर हमें हमारे क्लासरूम्स के कल्चर को बहुत अच्छी तरह से रडार पे रखना होगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले भी ये पॉइंट्स आपने जनरल डिस्कशन में भी कैंपस के अंदर हर टीचर को, हर व्यक्ति को, जिससे भी बच्चा संबंधित है, हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को लाइफ के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स दिखाएं। और हमारा काम भी क्या है सर? दोनों सर, एक प्रोफेशनल लाइफ भी हमारी यही है। कुछ लोगों ने यही समझ लिया कि शायद काम केवल नीट और जेईई में सिलेक्शन कराना है, शायद बस यही समझ लिया। नहीं तो जबकि काम इससे बड़ा है। उनके साथ तो हमारी संवेदनाएं हैं। हाँ। लाइफ बहुत बड़ी है। हाँ। और बहुत ब्यूटीफुल है। और सर मैं आपको बताऊं 99.99% टीचर्स इस बात को समझते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन सर अब इन 2 4 5 मिसहैपनिंग्स की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है ना, नेगेटिव चीजें हाईलाइट होती है ज्यादा अट्रैक्शन, वो खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होती है ना, खींचती है। और बच्चा हमारा इमोशनल एज ग्रुप का है ना सर। आप देखो ना सर, वो बच्चा खुद ही नेगेटिव चीजों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। यही चीजें आपको यूपीएससी में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां बच्चा मैच्योर है। वहां पर हम यूपीएससी को भी, अगर कोई कितना भी बड़ा महान टीचर आ जाए, यूपीएससी को लाइफ से ऊपर साबित नहीं कर पाएगा यूपीएससी स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि वो बच्चा मैच्योर है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हमारा बच्चा छोटा है,
हार्मोनल ट्रांजिशन के फेज में है, उसके अभी इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। यहां ये मतलब किसी भी, यहां ज्यादा सर केयर की जरूरत है, यहां बहुत ज्यादा, ये बहुत सेंसिटिव एज है, बस यही तो संभालना है सर। इसी एज में अगर संभाल ले गए तो बस वो संभल जाता है, वो समझ जाता है कि भैया देखो एजुकेशन का पर्पस केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इस पे बात करनी पड़ेगी। लाइफ का पर्पस, एजुकेशन का पर्पस, प्रिपरेशन का पर्पस, कंपटीशन का पर्पस, हमें पर्पस। और सर यही वजह है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशन लेने से पहले बच्चे से पर्पस स्टेटमेंट मांगती हैं, और वहां पर ऐसे फाइल नहीं बनाई जाती जैसे यहाँ बनती हैं कि एग्जाम आपको देना, फाइल मम्मी लिख रही हैं। वो पर्पस स्टेटमेंट बच्चे को खुद लिखना होता है। तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है पर्पस स्टेटमेंट का, लेकिन हम बच्चे से उस पर डिस्कशन जरूर करें। और आप सर अप्रिशिएट करो इस बात को कि हमने हमारी क्लासेस में पर्पस स्टेटमेंट डिस्कस हो, इसके लिए सेशंस किए, क्लासेस की, और इस पे डिस्कशन किए, और विजन स्टेटमेंट लिखवाए बच्चों से, विजन स्टेटमेंट लिखवाए, और बच्चा भूल ना जाए, इसलिए हमने हर क्लासरूम में डिस्प्ले में डाला कि केवल एक एग्जाम लाइफ को डिफाइन नहीं करता, आपकी प्रिपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बात की, मैं टीचर कम्युनिटी की तरफ से बात करूं तो निश्चित तौर पर भाई हम सभी टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ाए हुए कामयाब हों, उनके पास होप हो, लेकिन कहीं ना कहीं किन किन एंगल से आया है, शायद इसमें मैं मानता हूं टीचर्स का इतना बड़ा रोल नहीं है। सोशल मीडिया, जो मैं अगला पॉइंट रखना चाह रहा हूं, सोशल मीडिया और दूसरे एंगल्स का रोल है, जो शायद बच्चे को अचानक बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको 6 महीने में, 1 साल में इतना बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं जिसकी अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं है, और अगर वो टूट जाए तब वो बच्चा क्या करे। ये एक नया प्रेशर एंगल है बच्चे के पास। सोशल मीडिया डेफिनेटली अभी चूंकि स्टेब्लिश नहीं हुआ है ना, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ सर। प्रिंट मीडिया सबसे पुराना है, उसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा आज की डेट में। किताबें भी कहां पढ़ना चाहते हैं, उसको भी सुनना ही चाहते हैं। हाँ, उसमें भी फोन और लैपटॉप में खाली सुन लो उसको, ना लिखो ना पढ़ो, तो ऑडियो और विजुअल्स देखना चाहते हैं। ऑडियो विजुअल से ही चल रही है ना। एक्चुअली क्या है ना, सबसे भाई बड़ा है, मैच्योर होगा, अनुभवी होगा, वो उतनी समझदारी की बात करेगा। हमारे देश में प्रिंट मीडिया सबसे पुराना है, न्यूज़पेपर बच्चों ने पढ़ना त्याग रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे नया है, तो उसको आप देख सकते हो। टीवी के डिबेट और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सर, वो कितना बचकाना है आप देख लो टीवी पर, बहुत धुआंधार मची रहती है। और सर ये सोशल मीडिया तो अभी कूद निकलेंगे टीवी में से, थोड़ा छोटा है। सोशल मीडिया तो अभी जुमा जुमा कुछ सालों का ही है, तो इसमें अभी जिम्मेदारी की बात तो छोड़ो सर, नैतिकता तो भूल ही जाओ। सोशल मीडिया पे जो फैक्ट चेकिंग जैसे काम चल रहे थे, अभी जुकरबर्ग ने वो भी बोल दिया कि हम फैक्ट चेकिंग भी नहीं करेंगे, और बच्चे मोबाइल छोड़ने को राजी नहीं। हाँ, किसी भी चीज पर विश्वास कर ले रहे हैं, कुछ भी विश्वास कर ले रहे हैं। और सोशल मीडिया पे फैक्ट चेकिंग अभी तक हो रही थी, अभी वो भी नहीं होनी है। तो सोशल मीडिया अभी बहुत छोटा है, उससे नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी है सर। ये एक फैक्ट है कि सोशल मीडिया की तरफ से तो आप भूल जाओ कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को ठीक करेगा। वो सर वो कमर्शियल एंगल है, वो इसलिए चल रहा है, वो हमारे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेगा। बच्चे अभी छोटे हैं और इमोशनल एज ग्रुप के हैं, फोन उन्होंने छोड़ना नहीं है। फोन छोड़ना छोड़ो सर, जो उनको ये समझाए, और समझाए भी ना सर, अगर इतने डिस्कशन करने के बाद भी अगर बच्चों को ये आभास हो जाए, मतलब ये वो उनको लग जाए कि यहां पर फोन छुड़वाने जैसी कोई बात होगी, तो हो सकता है वो हमारे पूरे वीडियो को स्किप कर दे। इस हद तक अटैचमेंट हो चुका है बच्चों का फोन से, वो बहुत डेंजरस लेवल है। अटैचमेंट नहीं सर, मैं तो इसको एडिक्शन बोलना चाहिए, रादर एडिक्शन हो चुका है। और सोशल मीडिया से नैतिकता की उम्मीद करना तो बहुत ही बेईमानी है। इसके बीच में से रास्ता निकलेगा, और वो संभव नहीं है बच्चे को लूप में लिए बिना। बच्चा आज नहीं तो कल, सारा मुद्दा बच्चे का ही है, तो आएगा रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। बच्चा आज नहीं तो कल अकेला रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल।
कॉलिंग, वीडियो कॉल जैसी चीजें हैं जो अब नहीं जाएंगी, क्योंकि बच्चा बात कैसे करेगा। अब अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड का जमाना तो है नहीं, तो फोन तो आप छीन नहीं सकते, क्योंकि फोन हमें देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। सोशल मीडिया से उम्मीद कर नहीं सकते, इन वेबसाइट से उम्मीद कर नहीं सकते कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट बंद कर देगी या सोशल मीडिया जिम्मेदार हो जाएगा, मोरल चैप्टर देगा। ये सब तो कभी होना नहीं है, कभी कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बच्चा फोन छोड़ेगा नहीं सर, ये भी चांस नहीं है। मतलब ये भी बहुत दूर की कड़ी है, क्योंकि वो जिस एज ग्रुप में है ना, उस एज ग्रुप में वो नहीं छोड़ेगा सर। इन सब के रहते ही लड़ाई लड़नी है। रास्ता, हाँ, ये तो नहीं जाना, इसी में से रास्ता निकालना है। बच्चा ही सबसे बड़ा फैक्टर है। और सर, और फोन छीनना भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दुनिया बदलने की सारे जो एंगल है, क्योंकि पढ़ तो वो रहा नहीं है, पढ़ना वो चाहता नहीं, और तो फिर हमें इंटरेस्टिंग तौर तरीकों से विजडम डालना होगा। और इंटरेस्टिंग तौर तरीकों से विजडम डालने का एक मोड ये फोन भी है, और फोन वो छोड़ भी नहीं रहा। तो जिन चीजों को वो पसंद कर रहा है, उन्हीं के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए, और बच्चे को समझाना ही एकमात्र तरीका है। और सर, कोई विकल्प नहीं है। और जहां तक दवा को मीठा करना, हाँ, दवा को मीठा करना होगा, बिल्कुल दवा को मीठा सही करना, जिससे वो फेंके ना। और एक ना एक दिन तो देखो बड़ा हो जाएगा, हाँ, फिर वो दवा नहीं फेंकेगा। हाँ, बस कुछ दिन की बात, कुछ दिन। तो फिर हम भी इतना विचलित क्यों होते हैं? और हमारा एक बात और, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमारा जीवन में और काम क्या है सर? हम भी और क्या करेंगे? हमारा काम यही तो है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने से हर मायने में बेटर करके, स्टेब्लिश करके तब जाएं। और इससे बड़ा काम क्या है हमारा एज ए पेरेंट, एज ए टीचर? तो बच्चे को समझाना ही सॉल्यूशन है सर, और बच्चा समझाने से ही मानेगा। सर आप देखना, आप डांट के देख लो, आप फोन छीन के देख लो, आप दुनिया भर का प्रेशर बना के देख लो, आप ओनर बन के देख लो। जो आप कह रहे थे, सबसे पहले आप कह रहे थे कि उसको फील ही नहीं है कि हमें प्यार किया जा रहा है, उसको हथकंडे की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? और हथकंडा भी क्यों? आप सच्चाई में क्यों नहीं बोलते बच्चे को? बच्चे को रियलाइज करा दो कि हमारे पास तुम्हारे अलावा तुमसे बड़ा कोई एसेट नहीं है। बच्चे को देखो, एक बात और, या तो हम बड़े कहलाना छोड़ दें खुद को, हम बच्चे को लूप में नहीं ले पा रहे। कैसे नहीं ले पा रहे भाई? बच्चा, मैं बताऊंगा कुछ तो सर बिलीफ सिस्टम होगा ना बच्चे का। टाइम ही नहीं दे रहे ना। हाँ, टाइम नहीं दे रहे, बस ये बात है। तो टाइम ही नहीं दे रहे तो फिर कहां से लूप में लेंगे? और लास्ट में सारा कुछ उठा के टीचर्स पे और इंस्टीट्यूट पे डाल दो, ये सबसे इजी तरीका है। ये तो टाइम नहीं दे रहे, टाइम देना होगा सर। जैसे हमने मल्टीपल एंगल्स पे बात करी और कहा कि भाई बच्चा है, कुछ गलती तो करेगा। बच्चे खासकर जो बाहर से पढ़ने आते हैं, रोज डेली की एक्टिविटी है, दिनचर्या है, छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी, चाहे वो एकेडमिक्स को लेकर हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन को लेकर हो। एक टेंडेंसी जो हम बच्चों में देखते हैं, जो डेवलप हो गई है, उन सब छोटी गलतियों को पूरी तरह से छिपा लो, उनको उजागर मत होने दो, कंप्लीट फेल सेविंग में रखो। वो उस समय सेफ लगता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां इकट्ठा होने के बाद एक दिन उस प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर बन जाता है कि वो शायद झेलने की स्थिति नहीं बचती, सेफ्टी वॉल्व टूटता है। सो बच्चे को भी यह समझाना कि रोज जो गलतियां हुई उनको उजागर कर देना बेटर है, और बच्चे तक ये मैसेज लेकर जाना, धीरे धीरे उससे उसकी गलतियां पूछते रहना, और वो बताएगा तब। जब मैंने पीछे एक पॉइंट लिया था, स्वीकार्यता होगी, वो खुल जाएगा, वो बता देगा, अपनी गलतियां भी बता देगा यदि स्वीकार्यता होगी। तो ये वाली जो टेंडेंसी है, ये लाने के लिए पेरेंट्स को, या इवन बच्चा पेरेंट्स के साथ में नहीं है, कई बार बच्चा पेरेंट्स से भी उतना नहीं खुलता, टीचर से खुल जाता है, टीचर से ज्यादा बता देता। तो वो कुछ एंगल एक्सप्लोर करने होंगे कि बच्चा स्वीकार्यता महसूस करे और अपनी बातें बता दे, अपनी गलतियां भी बता दे, प्रेशर इतना बने ही नहीं। देखो सर, हमें टच पॉइंट्स देखने होंगे कि कितने ऐसे टच पॉइंट्स हैं जहां जहां पर हम काम कर सकते हैं। पहला टच पॉइंट है पेरेंट्स। हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग मतलब विवाद का कारण बने, लेकिन सच यही है कि आज की डेट में काउंसलिंग की जितनी नीड पेरेंट्स को है, उतनी बच्चों को नहीं है। सर, पहला सबसे बड़ा टच पॉइंट है पेरेंट्स। हम लोग कर ही रहे हैं,
और सभी लोग कर रहे हैं जहां जहां पे चीजें सुरक्षित हैं, पेरेंट्स से हमें रेगुलरली मिलना पड़ेगा। और एक जैसे वो ट्रेडिशन चला रहा है ना पीटीएम, सर पीटीएम सफिशिएंट नहीं है, वो आते ही नहीं। मोर डिटेल डिस्कशन भी चाहिए। हाँ, हमें सर 1-to-1 डिस्कशन, बच्चा सर कस्टमाइज्ड नीड है बच्चे की, और कस्टमाइज्ड नीड है कि नहीं है और कितनी नीड है, सबसे ज्यादा जानकारी इसकी पेरेंट्स को ही तो है। भले ही बच्चा 100 बच्चों की क्लास में बैठा है, 50 बच्चों की क्लास में बैठा है, लेकिन उसकी नीड, उसके फिंगरप्रिंट अलग है ना, यूनिक है, यूनिक। तो सर बच्चे की नीड अलग है। पहला सबसे बड़ा टच पॉइंट है पेरेंट्स। पेरेंट्स जितने अवेयर होंगे, जितना उनका बैलेंस्ड अप्रोच होगा, वो पहला टच पॉइंट, सबसे बड़ा टच पॉइंट, सबसे क्रिटिकल टच पॉइंट है। सर दूसरा टच पॉइंट है क्लासरूम के टीचर्स। उनको अपनी पूरी शब्दावली, अब मतलब जो पहले हम लोग बोलते थे कि जैसे हमारे पापा बोलते थे कि ये काम नहीं किया तो तुमको मार डालूंगा, या उल्टा लटका दूंगा, या उल्टा लटका के आग लगा दूंगा, उसका वो मतलब नहीं था। वो मतलब नहीं था, लेकिन सर ये बच्चे अभी अलग एनवायरनमेंट में पल रहे हैं। दे आर मोर सेंसिटिव एंड दे समटाइम्स टेक दोज वर्ड्स टू इन प्रैक्टिकल सेंस। हमारे साथ हमारे टीचर्स का क्या बिहेवियर था वर्सेस आज हम बच्चों के साथ क्या बिहेवियर करते हैं, सर उसमें जमीन आसमान का बहुत अंतर है। यूजफुल था। उसने चमड़ी मोटी कर दी ना, तो वो चमड़ी मोटी होने के बाद ये सब समस्या ही नहीं है। तो सर पेरेंट्स में और बच्चों में भी तो इस बात की स्वीकार्यता बहुत कम हो गई है। हाँ, कि टीचर्स को इतने अधिकार दिए जाने चाहिए, इतने राइट्स हैं, वो छीने गए ना, छीने गए। तो वो तो वो डिस्कशन भी हम नहीं कर सकते ज्यादा। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जितने अधिकार काट पीट के सोसाइटी ने अब हमारे लिए बचाए हैं, हमें उन्हीं में परफॉर्म करना है। दूसरा बड़ा टच पॉइंट टीचर्स हैं। टीचर्स को मनसा वाचा कर्मणा हर एंगल को देखना होगा कि भैया मेरे नाम जुड़ने के बाद अगर किसी बच्चे का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है तो इसको घाटे में तो नहीं आने देना। ये जो कन्विक्शन है, ये मतलब ये डिटर्मिनेशन जो है ना, फुल हैंड होल्डिंग दिखानी होगी। इसको रिव्यू, इसको टीचर्स को जो बच्चा मेरे संपर्क में है उसको मैं तो नीचे जाते हुए तो नहीं छोड़ूंगा। उसको सर टीचर को खुद ही रिव्यू करना होगा ये कि अगर मेरा नाम जुड़ा है किसी बच्चे के साथ तो आपको घाटे में तो नहीं जाने दूंगा। यही थीम है, मतलब मेन टीचर्स के एंगल से सबसे बड़ा टच पॉइंट है। बाकी सोसाइटी में फिर वही कहूंगा सर, 6 घंटे क्लासरूम में है बच्चा, 18 घंटे बाहर है, तो वो जो बहुत सारे और क्रिटिकल टच पॉइंट्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ये मेरे एक आगे के क्वेश्चन का आंसर एडवांस में आ गया। लेकिन उसकी तैयारी भी तो हम उन 6 घंटों में कर सकते हैं। पॉइंट आगे लिया था कि भाई पेरेंट्स ने बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ दिया, बच्चा आ गया, तो बीच में कहीं गैप्स क्रिएट हुए हैं। बहुत और वो जो गैप्स क्रिएट हुए हैं उनमें जो हैंड होल्डिंग की नीड है उसी को भरने की जरूरत है। तो अगर जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय कोई होता ही नहीं बच्चे के पास। ये यही तो है। इसीलिए जो सेंटिमेंट्स बहुत पीक पर पहुंच जाते हैं। इसमें मैंने एक और अलग एंगल एक्सप्लोर किया सर, उसको आपने थोड़ा सा पहले लिया है। बहुत कम महत्वपूर्ण चीजों को बहुत अधिक महत्व दे दिया गया है और बच्चा सही महत्व समझ ही नहीं पा रहा है, जो स्पिरिचुअल वाला एंगल लिया था। तो एक बहुत बड़ी बेसिक नीड है बच्चे को यह समझाने की कि शायद तुम जिस चीज के लिए तैयारी भी करने आए हो उसका उतना बड़ा महत्व नहीं है। सबसे पहले तो इस बात का महत्व है कि तुम सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ये हम पहले एड्रेस कर चुके हैं, ये पॉइंट आपने ले लिया है। सर ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, चेतना का जो उच्चतम स्वरूप है वो ह्यूमन में है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो लिविंग वर्ड वाला ही सबसे बड़ा जो लेवल है कॉन्शियसनेस का वो ह्यूमन में है। और इतना लेवल अचीव करने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अल्ट्रा रिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो अल्ट्रा रिफाइंड और हो जाएगी सर, अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करें। अभी कुंभ चल रहा है, सत्या नडेला की वाइफ कुंभ नहाने आई। अगर पैसा है और पावर और पोजीशन ही सब कुछ होती तो उनको इतनी दूर से, इतनी सर्दियों में, इतना पोल्यूशन, इतनी भीड़,
कहाँ वो प्रीमियम, और प्रीमियम की भी प्रीमियम लाइफ जी रहे लोग, बिल्कुल। उनको कुंभ में आने की क्या जरूरत थी? अगर हम, और ये चीज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से बात हाँ, करते हैं, अगर बच्चा मान लो नहीं देख पा रहा है तो हम लोग उसको डिस्कस करें बच्चों के साथ कि देखो, केवल पैसा, पोजीशन, ये ही चीजें पर्पस नहीं है लाइफ का। लाइफ का पर्पस बहुत विहंगम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल विषय है। और सर सच पूछो ना, अगर हम बच्चे को ये समझा देना कि ये लाइफ का जो उच्चतम स्वरूप है ना, हमारा चेतना का जो कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट लेवल है ह्यूमन में, बीइंग ह्यूमन, तो ये यही जानने के लिए तो है कि हमारी ओरिजिन क्यों हुई है। एजुकेशन इज द बेस्ट मीडियम टू नो दैट। ये सारी पढ़ाई लिखाई इसीलिए तो हो रही है। ये केवल नीट, जेई, 10th 12th की मार्कशीट इकट्ठा करने के लिए थोड़ा ना हो रही है, क्योंकि ये तो बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, लोगों की व्यवस्थाएं। ये तो कुछ लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई, और ये व्यवस्थाएं कालातीत नहीं है, ये तो समय सापेक्ष है ना चीजें सर। ये तो व्यवस्थाएं तो बदलती रहेंगी। हमें बच्चे को ये बताना है कि तुम इन सभी व्यवस्थाओं से बड़ी चीज हो, और वो एक दिन में नहीं बताया जा सकता सर, लेकिन हमें थोड़ा 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 उसकी फीडिंग करनी होगी। अगर पेरेंट्स ने नहीं की है तो फिर बचता क्या है, टीचर्स को करनी पड़ेगी। और अगर टीचर्स को समय निकाल के 5-10 मिनट डेली बेसिस पर अगर हम डालेंगे ना, तो फिर मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। और हम लोगों ने करके दिखाया है ना भाई। हम लोग कौन से एक्सपर्ट हैं फिलोसफी के, हम बॉटनी के आदमी, हम लोग अपने सब्जेक्ट के लोग हैं, लेकिन हमने करके दिखाया ना कि अगर 5-10 मिनट, 2-4 मिनट भी अगर हम अपना बेटा वाले बच्चों को बना के अगर इनको कॉल कर लो, इनके हॉस्टल पे बात चले कर लो, जाओ, हॉस्टल पे अरे चले कुछ जाओ। नहीं कर सकते, इनके कंधे पे हाथ रख दो। हमने कल्चर बदला। आप देखो ये वाला करते हैं ना, बिल्कुल। क्यों किया हमने? वो बच्चा पैर छू रहा है, पैर छूने देते, या कोई छू रहा है, कोई नहीं छू रहा है। अब ये क्या है, इससे एक बार बच्चे को पूरी मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। वो भले ही कुछ भी सोचता हुआ रहा है, कितना भी मतलब पैसिव थिंकिंग में चल रहा हो, मतलब नीरस हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो हमारे सामने आता है तो वो एक बार मुस्कुरा के बच्चे से मिल लोगे आप, उसको मुट्ठी बांधनी पड़ती है, ठक से लड़ाता है, तो एक बार तो उसके सारे थॉट प्रोसेस खत्म हो ही जाते हैं ना। तो हर स्टेप पर कई तो बहुत ताकत लगाते हैं। कोई व्यवस्था परफेक्ट नहीं है, और टीचर अगर चाहे, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस अगर चाहे तो एक पत्ता नहीं तोड़ सकता कोई। सर वही हालत है, टीचर अगर चाहे तो एक बच्चे का ना कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस ये है कि हर समय उसी में जीना होगा। और हमें वो जो 18 घंटे जो हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारे साथ नहीं है, और वो एक लंबा एज ग्रुप है जो वो हमारे साथ नहीं रहा है, हमारे पास एकदम रॉ मटेरियल आया, लेकिन अब तो आ गया ना हमारे पास, अब तो हमारा नाम जुड़ गया ना। तो टीचर अगर चाहे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। इसमें सर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसकी, हम लोगों को खुद भी हेल्प मिली है, और वो है बच्चे का अपना पीर ग्रुप, बच्चे के अपने दोस्त। ऐसे एंगल्स देखे हैं जहां कभी सपोज कोई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो बहुत समय से जल्दी से दोस्तों ने ही वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटर्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर कर दी, और ऐसा शेयर कर देने से समय से स्टेप लेने में हेल्प मिली। मैंने इस पॉइंट को लिया है, अंडरस्टैंड किया है, एक ऐसे कुछ भरोसेमंद दोस्तों के रूप में, मतलब हॉस्टल में ऐसे कुछ भरोसेमंद दोस्त सभी बच्चों के पास रहे, अगर जो बच्चे को बहुत अच्छे से रीड कर लें, उसकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट है उसको टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ शेयर कर दें। और ऐसा कई बार मैंने कहा हमारे साथ हुआ है जहां पर हम समय से स्टेप ले पाए। तो ये एक मैसेज, मतलब बच्चों को कैसे स्प्रेड करें कि अपने दोस्तों में भी वॉच रखनी है, कहीं कोई दबाव में तो नहीं अपना दोस्त। भाई देखो, अभी कोटा की बात थी, फिर धीरे धीरे ये सारा राजस्थान की सारी ब्रांचेस की बात होने लगी। मैंने 2 काम किए, आप इस विटनेस हो इस बात के, और बच्चे भी विटनेस है इस बात के, कि एक, हमने हेल्पलाइन को बहुत इंपॉर्टेंस दी। सर हेल्पलाइन एक तो सही तरीके से फॉर्मुलेट करना, उसमें ऐसे लोग डालना जिनको सच में, जिनमें सेवा भाव हो, जिसमें सतो गुण हो, उनको हेल्पलाइन में डालना, ना कि वो एम्प्लॉय वाली मानसिकता वाले लोगों को हेल्पलाइन में डाल देना जो फिर उसके बाद फोन ही ना उठाए। तो पहली बात तो हेल्पलाइन 11 बजे भी चाहिए, 2 बजे भी चाहिए, हेल्पलाइन में ऐसे ही लोगों को डाला जाए जिनमें सेवा भाव बहुत हो, एक बात। दूसरी बात, हेल्पलाइन की अवेलेबिलिटी, मतलब उसको इस तरह से सेट किया जाए कि 24/7 वो अवेलेबल रहे। तीसरी बात कि हम हेल्पलाइन को खूब ग्लैमराइज करें,
कि भैया अगर तुमने हेल्पलाइन को बता दिया तो हम तुम्हें यमराज से भी छीन छुड़ा लाएंगे। लाएंगे, बिल्कुल। और हमने छीना है। हाँ 14,000 सर पहुंच गई थी प्लेटलेट्स, बिल्कुल समय पे हेल्पलाइन को पता लग गया। हम देखो आज बच्चा उछल कूद रहा है, वो कश्मीर वाला। बिल्कुल। और उसके फादर का देखो आप, मतलब क्या महसूस कर रहे थे वो। और जबकि यहाँ छुट्टी थी, सारा कुछ शायद भारत बंद था उस दिन। बिल्कुल। सर पहला हेल्पलाइन में ऐसे लोगों को डालना जिनमें बच्चों के प्रति लगाव, अटैचमेंट बहुत हो, सेवा भाव हो, ऐसे ही लोगों को हेल्पलाइन में डाला जाए। दूसरा, हेल्पलाइन की अवेलेबिलिटी को 24/7 इंश्योर किया जाए। और तीसरी बात, कैंपस में हेल्पलाइन के प्रति बहुत ज्यादा माहौल बनाया जाए कि अगर तुमने हेल्पलाइन को बता दिया एक बार तो फिर वो समस्या समाप्त होगी। हम इस तरह से हेल्पलाइन को स्टेब्लिश करें और हमने किया। उसका बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा जेन्युइनली बहुत बड़ा माइलेज मिला है ना। और दूसरा हमने काम किया, बच्चों को जब आप कोई हट के काम देते हो तो वो बहुत खुश होके करते हैं। तो हमने एक दूसरा काम क्या किया कि बच्चों को, जहां भी हमारा डिस्कशन हुआ, जिन जिन क्लासेस में हुआ, जिन जिन ब्रांचेस पे हुआ, हमने बच्चों को बोला कि देखो यार, हम लोग तो लीडर है, और लीडर वही है जो मतलब गौतम बुद्ध है, जिसको जीवन समझ में आ गया है। तो हम लोग इन प्रपंचों से ऊपर के लोग हैं, और अगर आप ही अर्जुन हो, अगर आपकी समस्याओं को तुरंत, भले ही वो युद्ध का मैदान हो, पूरी गीता युद्ध के मैदान में दी गई, ऐसे ही स्टूडेंट को जब नीड हो तब, ये नहीं आगे पीछे, उसी समय उसकी शंका का समाधान होना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूं बच्चों को कि यार तुम ही हमारे अर्जुन हो, और अगर अर्जुन के मन में कोई डाउट रह गया तो वो तो सोसाइटी का हीरो है, बाहर लोग उसी को फॉलो करेंगे। और हमारा अर्जुन अगर गड़बड़ रह गया तो पूरी सोसाइटी करप्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमारे बच्चों को बोला कि आप हमारे हैप्पीनेस एम्बेसडर बनो। और अब जब हमने उनको ये बोला कि आप हमारे हैप्पीनेस एम्बेसडर बनो, अपने हॉस्टल में रहो, साला यही नहीं कि खुद को देख रहे हैं, ये भी देखो कि अपने आसपास कोई भी बच्चा कोई टेंशन में तो नहीं है। अब जो बच्चा, अब वो अपना भूल गया, वो खुद तो खुश रहेगा क्योंकि वो समझ गया कि यार ये इतनी बड़ी चीज है कि संस्थान के इतने बड़े बड़े लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे अर्जुन हो। अपने आसपास भी देखो कि कहीं कोई मनुष्यत तो नहीं फैला रहा, उनको पकड़ो, क्योंकि ये नीट जई बाद में देखेंगे यार, मनुष्यत नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमारे बच्चों ने हैप्पीनेस एम्बेसडर की तरह काम किया, और इससे क्या हुआ कि हेल्पलाइन टीम को बहुत ज्यादा इनपुट्स मिलने लगे। बिल्कुल। उन चीजों के इनपुट्स मिल गए जो संभावित समस्याएं थी बड़ी बड़ी, वो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 7 दिन पहले, बहुत टाइम से स्टेप ले लिए, इनपुट्स बहुत मिल गए। और सारे क्रिटिकल इनपुट्स पहले ही मिल जाते थे भाई, तभी तो बच पाए। तो ये 2 काम हमारे, अभी जिनको मैं बहुत क्रेडिट देता हूं, पिछले 1-1.5 हफ्ते में ही ऐसे 2 इनपुट आए जिन और पर बच्चों नहीं दिए जिन पर हम बहुत समय से स्टेप ले पाए। क्लास के 100 बच्चों को अगर आप नहीं समझा पाते, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, प्रैक्टिकल है। क्लास के 10 बच्चों को समझा लो, और 10 को 10 की जिम्मेदारी दो। जब 20 हो जाए तो 20 को 20 की जिम्मेदारी दो। जब 40 हो जाए तो 40 को 40 की जिम्मेदारी दो। जब 80 हो जाए तो 80 को 80 की जिम्मेदारी दो। इजीली सर, एक बच्चे की केयर कर सकता है इजीली। और बच्चे सर, बस हर बच्चे में देवता भी तो है, हर व्यक्ति में देवता भी तो है भाई। हम ब्रह्मास्मि का यही तो मतलब है। फिर वही बात, जो बहुत गलत कर रहा है सर उसमें भी है, सब में है सर। अद्वैत भाव यही है कि हम सब एक ही हैं। तो हर व्यक्ति में, हर बच्चे में देवता भी तो है, उसको टच करो ना। अगर वो देवत्व तो हम उभार ले गए, 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, अगर हम उसको टच करते रहे ना कभी तो हम उसको टच कर लेंगे और उभार लेंगे देवत्व। और बच्चा तो बहुत ही इनोसेंट है भाई। हम एक्सपीरियंस के साथ कंडीशन होते हैं, या कह लो कनिंग होते जाते हैं, कुछ भी कह लो। लेकिन बच्चा तो अभी बिगिनिंग के फेज में है, अभी तो उसमें कंडीशनिंग कम हुई है ना। अभी तो देवत्व को जल्दी उभारा जा सकता है भाई। मेरे देवत्व को उभारने में बहुत टाइम लगेगा, मैं 43 साल का हो गया। लेकिन 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे तो अभी तो एक्सपीरियंस कम हुआ है उनको लाइफ का, अभी बहुत पीक पर है उनका इनोसेंस, अभी उनके देवत्व को जल्दी उभारा जा सकता है। तो उनको जैसे ही हम बोलते हैं कि आप हैप्पीनेस एम्बेसडर बन जाओ, और ये बोलते हैं सर बिल्कुल, हमारे हॉस्टल में अब कोई मनुष्यत नहीं फैला सकेगा, और वो इनपुट देना शुरू कर देते हैं, और हेल्पलाइन अपना काम टाइम पर कर लेती, इसीलिए बच पाए हम। तो मुझे तो सर यही दो सबसे बढ़िया लगे। एक एंगल है सर, और इम्पोर्टेंट एंगल है यहाँ पर। वो एंगल लेने का मेरा उद्देश्य कहीं पर किसी भी तरीके से जिम्मेदारी को बच्चों की तरफ धकेलना नहीं है, लेकिन
सच्चाई को उठाना जरूर है, और वो एंगल है, बच्चे घर से बाहर हैं, बहुत सारे पढ़ने के लिए आए हैं, वो एंगल है रिलेशनशिप्स का। ठीक है। और उनका दबाव कई बार इतना हैवी होता है कि वो स्टडीज, पढ़ाई, करियर, इन सब के दबाव से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं दबे छुपे कई बार ये बात आती रहती है कि इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और इनफैक्ट हम इसमें कुछ ज़्यादा ना कभी कर पाए हैं, क्योंकि हमारे सामान्य रूप से देखें तो एज एन इंस्टीट्यूशन और टीचर हमारे पैराडाइम या हमारे कंट्रोल के बाहर का हिस्सा है। बच्चे के व्यक्तिगत जीवन में किस स्तर तक जा सकते हैं वो संभव नहीं है। तो इसका कहाँ से क्या तोड़ निकले कि बच्चा इस दबाव से भी या तो बाहर आए, या फिर कम से कम चीज़ें इस इतने एक्सट्रीम तक तो नहीं जाए ना। सर, जिराफ के बारे में ये कहा जाता है कि जब शिकारी आता है ना तो जिराफ आंखें बंद कर लेता है और सर को जमीन पर रख लेता है। अब उसको ये लगता है कि अब शिकार दिखेगा नहीं, तो शिकारी गायब हो गया, अब तो मतलब समस्या टल चुकी है। सर, ये जो एंगल है ना, हम जिराफ की तरह इसे डील करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग का तो नहीं है। हाँ, जिराफ का ही है सर। अब कंफ्यूज किया कर नहीं नहीं हाँ, बस मेरे जो भी आपने को तो कंटेंट कोर्स मतलब है। शुतुरमुर्ग का होगा या तो वो हाँ, इसको बोलते भी हैं शुतुरमुर्गी तरीका, कि हम आंखें बंद कर लें और समस्या टल जाएगी। सर, ये इशू वही वाला है, लेकिन दोनों की गर्दन लंबी है। हाँ, गर्दन लंबी है, तो हो सकता है उसके कंफ्यूजन हुआ। तो ये समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बस ये है कि ये हम उस पर डिस्कशन कम से कम करना पसंद करते हैं, क्योंकि सोसाइटी को पसंद नहीं है इस तरह के डिस्कशन सुनना। और हमें सोसाइटी का सहयोग चाहिए, हमें उसका पार्ट रहना है, तो हम उस पर डिस्कशन करने से जनरली बचते हैं। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आज आपने पूछा है तो मैं खुल के बोलूंगा, सर, इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी क्लासरूम में, क्योंकि जिस एज ग्रुप को हम डील करते हैं वहां ये समस्याएं आएंगी। बिल्कुल। तो बेटर है हम अपनी प्रिपरेशन पहले क्यों नहीं करके रखते, है ना? अगर हम पहले सवाल इसीलिए है, बिल्कुल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन हम पहले से करके रखें तो ये समस्याओं को हम मिनिमाइज कर लेंगे। सर, रिलेशनशिप, सर, इतना बड़ा शब्द है। ये खुद अभी 15, 16, 17, 18 साल के हैं। मैं तो उनको बहुत बेबाकी से आपको बताऊं तो मैं पूरी, अगर किसी भी क्लास में आप मुझे पूरा बैच दे दो, 8-9 महीने का, 10 महीने का, कोई भी बैच आप XYZ मुझे दे दो, तो जिस दिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस दिन एक दिन मैं इसका डिस्कशन जरूर करता हूं कि भैया मेरी लव मैरिज हुई और वो मैंने तब की जब मैं MSc कर चुका था। फिर मैंने किसी की नहीं मानी कि नहीं, यही कैंडिडेट ठीक है जिसके साथ लाइफ बिताई जा सकती है और जीवन सबसे बड़ा है। तो हमारा जीवन साथी कौन होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसमें सर मैं बताऊं, किसी भी नैरो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया हमने सूरत से ज्यादा सीरत को महत्व दिया। लेकिन डिसीजन तब लिया जब सूरत से सीरत जैसे डिसीजन को सोचने वाला दिमाग हमारा मैच्योर हो गया, और उसके लिए मुझे खुद को MSc तक का टाइम लगा। अगर यही डिसीजन हम लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन ग्रेजुएशन में, 12th में और 10th और 11th में लेने लग जाएं तो हम क्या उठा लाएंगे? वो 15 दिन बाद कॉमिक्स की तरह बोर हो जाएंगे कि अब हमें डोरेमोन नहीं देखना है, अब सिंचन देखना है। पता चला हाथ में डोरेमोन लिखवा चुके हैं, अब क्या करें? सर, पता चला कि हाथ में परमानेंटली टैटू बनवा लिया नाम का, और 15 दिन बाद बोरियत आने लग गई। अब बताओ सर, वो क्या करोगे आप उस टैटू का? तो ये टैटू बनवाने वाले डिसीजन मेरे हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए होल्ड करने चाहिए। और इस पे अगर आप बड़े प्लीजेंट इन्वायरमेंट में बच्चों से बात करो, मैं तो कर लेता हूं और समझा भी लेता हूं। जो पर्पस है ना मेरा बोलने का, जो मतलब जो टारगेट लेके आता हूं ना कि इससे तो निकालूंगा इनको, और काफी हद तक सफल रहते हैं सर। और आई थिंक टीचर्स कर लेते हैं, तो हम बचा सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चे अगर हम प्लीजेंट इन्वायरमेंट बना के और फिर लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो ये भी साइंस के स्टूडेंट हैं, लॉजिक का रिस्पेक्ट हर बच्चा करता है, ये मैंने देखा है सर। हर बच्चा करता है। उसके लिए साइंस की भी जरूरत नहीं है। जस्टिस इज
एम्बेडेड इन द ब्रेन बाय द नेचर। कालातीत है सर, बिल्कुल, वो नेचुरल सत्य सत्य स्वयं सिद्ध होता सत्य है। स्वयं सिद्ध है, वो प्रकृति ने दे के भेजा है खोपड़ी में। तो अच्छा, बच्चे को ये डिसीजन उसका ही है भाई, बच्चा किसके साथ अपना जीवन बिताएगा ये डिसीजन आज नहीं तो कल आना तो उसी के पास है। तो भैया इतनी जल्दबाजी क्यों? हमें तो एज ए टीचर ये बोलना है कि इसको होल्ड करो। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि इसको टाल दो, तुम सन्यासी बन जाओ, खूब तुम ही लेना या देख लेना यार, तुम्हारे पर्सनल मामला है, आप अपने फादर जो मर्जी आप लोग जाके बेटर है अपने फादर से दिलवाओ, तो कम से कम अनंत काल तक खुश रहोगे। लेकिन जो भी है, लेकिन अभी इसको होल्ड करो, अभी जो लेजर फोकस पर आओ, और अभी लाइफ के जिस फेज में हम आए और उस फेज में जो प्रायोरिटी है हमें, एंड अल्टीमेटली लाइफ इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। सबको पता है कहां पे क्या करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज क्या करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब असंभव काम नहीं है, इससे बच्चे निकाले जा रहे हैं और निकलते हैं। इससे क्या होता है, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली हमारे एक लेक्चर से कोई क्रांति हो जाती है और रिवॉल्यूशन आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं इस एक लेक्चर के बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में समझ का लेवल थोड़ा बढ़ता है, और बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे कुछ केसेस हैं तो फिर वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं, एक विंडो ओपन हो जाती है। एग्जैक्टली दैट प्रेशर कुकर वाला जो केस था। और एक बार अच्छे टीचर को अगर विंडो मिल गई फिर तो काम हो गया सर। अगर बच्चा आ गया कि सर मुझे ये समस्या है, तो सर पहली बात तो आप साबित कर दोगे कि जिसको तुम प्यार बोलते हो वो प्यार है ही नहीं। भैया प्यार समझना है तो तुम्हें ब्रह्मसूत्र पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं तो सच बोलूंगा तो मेरे पास तो कल ही आया है। हाँ 670 680 स्कोर कर रहा है एग्जाम में, अब 3 महीने बचे हैं भैया। जिसको तो हम सब हमें हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट कि विंडो मिल जाए एक बार, और डिस्कशन से विंडो मिलेगी। और एक बार अगर विंडो मिल गई फिर तो देखो, अगर टीचर को विंडो मिल गई तो बच्चा किसी भी परिस्थिति में फंस चुका हो, टीचर उसको वहां से भी निकाल लाएगा। सर अगर मान लो बच्चा फंस गया, परेशानी में आ गया और बहुत किसी क्रिटिकल फेज में चला गया, वहां से भी टीचर निकाल लाएगा, अगर उसको टाइमली विंडो मिल जाए। बच्चा बता दे, लेकिन बच्चा सर बताएगा तभी जब आप इजी करोगे, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, कि मतलब मेरी मान सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज मान सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो बच्चे के। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को भाई देखो सर, ये भरोसा होना चाहिए कि वो बिना डरे खुद को अपनी सारी समस्याओं को बोल सकता है। अगर ये भरोसा नहीं है बच्चे को, कोई तो लेवल ऐसा चाहिए जहां बच्चा बिना ये सोचे समझे कि मेरे मान सम्मान को नुकसान है, मुझे डर है, अपनी सारी सच्चाई बता दे, तो शायद ये वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी। सर देखो, मैं यहीं रहता हूं कोटा में। मेरा बच्चा जब तक कोटा में पढ़ता है तब तक मेरे बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स की जिम्मेदारी कम है, क्योंकि उसके माता पिता भी यहीं रहते हैं। लेकिन जिस दिन मेरा बच्चा दिल्ली, बेंगलोर या कहीं और रहेगा, एज ए पेरेंट मेरी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि अब उन टीचर्स की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। और अब अगर मेरा बच्चा किसी गलती भी करे, किसी मुसीबत में भी पड़ जाए, तो मैं चूंकि वहां हूं नहीं, तो प्लीज उसे आप अपने बच्चे की तरह उस समस्या से, वो किसी भी मुसीबत में पड़ा हो, आप पहले उसको निकाल लो। वो रिवॉल्यूशन बाद में लाना, रिफॉर्मर बाद में बनना, पहले तो आप पिता की तरह उसको निकालो। और अगर ये सेंस है टीचर में, तो वही बात है कि ऐसे टीचर के साथ अगर नाम जुड़ा है बच्चे का, तो उसका अहित तो होगा ही नहीं तो फिर हम लानत है सर, हम टीचर होने पे क्या हमारे साथ नाम जुड़ा और फिर भी कुछ मिसहैपनिंग हो तो हम, लेकिन हमें कन्विक्शन तो होना चाहिए कि हाँ, मतलब अब ठीक है हम भगवान नहीं है, हमारी भी लिमिटेशन, हम भी इंसान है, लेकिन कन्विक्शन होना चाहिए कि जीने मरने का खेल जैसा होना चाहिए, प्रेस्टीज जैसा होना चाहिए कि मेरे जीते जी। सर हम सारे बच्चों को सेलेक्ट तो हम वैसे नहीं करा पा रहे। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है सर, देखो इसमें ऊपर नीचे तो रहेगा ही, बिल्कुल एकदम समानता तो संभव नहीं है, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, तो ये रहेगा। लेकिन ये समझाना है एज ए फादर ये तो सोच सकते हैं ना कि देखो यार, इन बच्चों का सिलेक्शन वैसे ही नहीं करा पाए, मतलब क्या ही होगा अगर कोई मिसहैपनिंग हो, तो वो तो नहीं होने दूंगा। अगर मैं सिलेक्शन नहीं करा सकता तो कम से कम मिसहैपनिंग तो नहीं होने दूंगा। तो देखो जिन टीचर्स में कन्विक्शन है वहां नहीं हो रही है प्रॉब्लम, और मेजोरिटी में है इसलिए नहीं हो रही है। 2-4 कहीं फेलियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहां प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम रही है। वो एक शायद रीच आउट का भी एक गैप रहता है, कहाँ तक पहुंच पाए, और शायद आज हमारा प्रयास भी यही है कि वो रीच आउट बढ़े
और ये भरोसा बढ़े, डिस्कशन हो। यस, डिस्कशन हो, दैट वी ऑल आर देयर। हाँ, और पूरे जो टीचर्स हैं, टीचिंग कम्युनिटी है, इन पर भरोसा किया जा सकता है और इनसे अपनी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं और हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और जीवन आगे बहुत विहंगम है, बहुत बेहतर है। ये कोई 2 दिन 4 दिन के झगड़े का खेल नहीं है। हाँ, मैं तो कहूंगा कि मान लो अगर पूरी पूरी रात आप खुले आसमान में नहीं सो सकते तो कम से कम एक आध दिन, और अगर एक आध दिन भी नहीं पॉसिबल है तो 2-3 घंटे तो कम से कम कभी कभी तो ऐसा कंडीशन बना लो कि बच्चे के साथ खुले आसमान के नीचे लेटो और बताओ कि आप ऊपर देखो और देखते रहो। कम से कम 10-20 मिनट तो देखो। अरे कहीं से जुगाड़ बना के बच्चे को आसमान की तरफ लगातार देखना सिखाओ और बताओ कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप हाँ, उसका प्रभाव पड़ता है सर। बच्चे ने कभी इसका मतलब ये देखा ही नहीं कि दुनिया इतनी बड़ी है। हाँ हाँ। और ये बताओ ना कि ये दुनिया इसको रेड बोल रही है, पूरी दुनिया। लेकिन आज अगर ये बोल सकता तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये बोलता है कि हाँ मैं रेड हूं? हो सकता है ये बोले कि नहीं भाई मैं तो ग्रीन हूं। ये सब अपना अपना कलर अलग बताते हैं। हाँ, ये सब अपना अपना कलर अलग बताते हैं, ये सब बच्चे की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये अलग कलर बताते हैं सब अपना। तो बच्चों को हमें ये समझाना पड़ेगा कि पूरी दुनिया अगर कोई किसी बात को बोलती है फिर भी वो सही है कि नहीं है, ये तुम्हें रिव्यू करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन हो गए? हाँ, मेरे वो आगे कुछ पॉइंट थे पर वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। वो हो चुके हैं, वो कर लिए, हमने कवर कर लिए, मैंने देख लिया। बहुत आई थिंक लंबा हो गया वीडियो सर, लंबा हो गया, लेकिन बच्चों को लेकर कोई भी बात करते हैं तो शायद कोई एंगल छोड़ने का मन नहीं करता है। और जितने एंगल हम एक्सप्लोर कर सकते थे हमने कोशिश करी है। एंड द बेसिक पॉइंट इज दैट वी वांट टू रीच आउट टू एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट। You are not alone anywhere. We are with you, and if you reach to us or any point indirectly reaches us, we will definitely take all steps to bring you out from anywhere else. मैं सर कंक्लूसिव रिमार्क भी मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं तो ये बोलूँगा कि लाइफ कोई नीट जेई 10-15 साल 2-4 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 90-100 साल का प्रोजेक्ट है। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो हमें पीक पर ले जाना चाहिए अपनी जेनेटिक्स को। बिल्कुल, कि कुछ पता तो है नहीं सर, 2% जीन एक्सप्रेशन है अभी, 98% का तो हवा नहीं है कि कितना कुछ हमारे अंदर है। तो बच्चा अगर ह्यूमन बीइंग है तो आई थिंक पूरे इस कायनात में, पूरे नेचर में, पूरा जितना भी इवोल्यूशन आज तक हुआ है उसमें वैसे ही सिरमौर है। अगर उसको पहले तो हम ये समझा दें कि आप ऑलरेडी बहुत मतलब पीक हासिल कर चुके हो ह्यूमन होने के नाते, और जब भी आपको लगे कि मतलब ह्यूमन होने के नाते कुछ कम है तो फिर आप देखो दूसरी जातियों को, देखो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरे स्पीशीज को देखो, और या फिर उन लोगों को देखो जिनके हाथ नहीं है या जिनके पैर नहीं है, जो या देख नहीं पा रहे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको देखो। तो अगर ये सारी चीजें सुरक्षित हैं तो आप और स्वस्थ हैं तो सब कुछ आपके पास है। और रही बात आप लाइफ में क्या कुछ करने वाले हो, इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के रखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, एफ, सी, सर इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ प्लानिंग्स, एन नंबर ऑफ प्लानिंग्स। एक प्लानिंग फेल हो, दूसरी फेल हो, तीसरी फेल हो, चौथी। यही लाइफ है। मस्त वही, और मस्त रहना चाहिए। शाम को सोते समय यह एहसास होना चाहिए कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने बहुत अच्छी तरह से अपने सारे प्रयास किए, और अगर कुछ कम रह गया है तो वो कल कर लूंगा। और अगले दिन मस्त सो 8-9 घंटा, अच्छी नींद लो, ब्रेन रेस्ट में जाएगा। रेस्ट अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम लाइफ का 40% हिस्सा सो के नहीं बिताते। हाँ, नेचर ने जो डेवलप किया है पूरा सिस्टम, उसमें इतने घंटे रेस्ट के लगाए हैं तो कुछ आप सोचो। इनफैक्ट हजारों साल के इवोल्यूशन में आज तक कभी इसको तो बदल नहीं पाए ना। हाँ, जिसको हम 24 घंटा बोल रहे हैं वो एक्चुअली हमें 24 घंटा मिलता ही नहीं है, हमें वो 8 घंटे तो मिलते ही नहीं है, वो तो हम सोने में चले जाते हैं। और वो कभी बदला नहीं हजारों साल के इवोल्यूशन में। सर जो बदला नहीं वही सत्य है, करोड़ों साल के इवोल्यूशन में वही सनातन है और वही सच है, और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए जो समय के साथ बदलता नहीं है ना। वही तो सत्य है, वही सच है। तो हम लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर रेस्ट लो, वहां ब्रेन रिलैक्स होगा। 7-8 घंटे जितना बिल्कुल एक साथ बढ़िया अच्छी नींद लो, और उसके बाद जब सुबह सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
भले लक्ष्मी जी मिले ना मिले, देखो हम जानबूझ के यही देखते हैं कि पहले लक्ष्मी जी मिले। तो ये देखो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने भी बनाया होगा बहुत बहुत होशियार होंगे, उनको पता होगा ये पहले लक्ष्मी जी देखेगा। और एक्चुअली लक्ष्मी जी देखने के चक्कर में आप अपने फिंगरप्रिंट देखते हो, और फिंगरप्रिंट मतलब आप यूनिक हो, ना आज से पहले ना इवोल्यूशन में आपके बाद कोई भी आप जैसा पैदा नहीं होगा, आप में कुछ यूनिक है। और उसकी सर्च करो आप, क्या यूनिक है उसकी सर्च करनी पड़ेगी। और ये एक दिन का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का काम नहीं है। कुछ लोगों को 60-65 साल लग जाते हैं, तब KFC बनता है, तब फिंगरप्रिंट पूरा, तब मैनिफेस्टेशन होता है। तो हर बच्चे में, हम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट यही है कि हर व्यक्ति देवता है, हर बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ब्रह्म बोलने का यही मतलब है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और हम में क्या पोटेंशियल है, हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, कितना कुछ हम कर सकते हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं, वो सर एक्सप्लोर करना पड़ता है। और एक्सप्लोर करने के लिए रिलैक्स ब्रेन चाहिए। बिल्कुल, अगर आप पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ब्रेन बहुत रिलैक्स होना चाहिए, तभी आपको ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ेगा। नहीं तो एप्पल गिरते रहेंगे। डिस्कवरी तो केवल न्यूटन ने की ना, क्योंकि उनका ब्रेन शांत होगा, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत डीप होगा। तो ऑब्जर्वेशन आपका बहुत डीप होगा, तभी चीजें आपको, एक्स्ट्रा चीजें विजिबल होंगी जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। तो अगर आपको बाकी बहुत सारा देखना है, ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छा करना है, तो फिर हमें ब्रेन एकदम रिलैक्स होना चाहिए। और ब्रेन हमारा रिलैक्स तभी होगा जब हम सबकॉन्शियस ब्रेन में ये रोज भरते रहें कि हमें टाइम लगेगा, हमें इन फिंगरप्रिंट में क्या छुपा हुआ है इसे जानने में समय लगेगा। ये रोज बताते रहो ब्रेन को, रोज प्रयास करते रहो, और जो प्रयासों में कमी रह जाए उसे अगले दिन और बेहतर करो, और बेहतर करो, इंप्रूव करो, और बेहतर करो। थैंक यू सर। थैंक यू।